नमस्कार। ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम रूबरू में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान जी। हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, हम आपसे चुनाव के बारे में जानना चाहेंगे कि भिलाई नगर निगम चुनाव का जो अभी होने वाला है, तो उसमें भाजपा का क्या रणनीति हो सकता है, किस तरह से? देखिए, रणनीतियाँ जो रहती हैं वो अलग अलग चुनाव की अलग अलग रणनीतियाँ रहती हैं। और ये नगर निगम के जो चुनाव होते हैं वहाँ पर स्थानीय जो मुद्दे होते हैं उस पर रणनीति बनाई जाती है। जो आम जनता उस, जैसे 70 वार्ड हैं हमारे इस भिलाई नगर में, 70 वार्ड हैं, तो 70 वार्ड के अलग अलग मुद्दे होंगे। हम एक ही मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि हो सकता है कि सामुदायिक कुछ मुद्दे हों तो वो एक दो मुद्दे उठाए जा सकते हैं। बाकी हर क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी वार्ड में अगर रोड की परेशानी है, एक्रोचमेंट की परेशानी है, और किसी वार्ड में पानी की आपूर्ति की परेशानी है, नल ज़्यादा कनेक्शन नहीं लगे हुए हैं, बोरिंग ज़्यादा नहीं है, और किसी वार्ड में ऐसी कोई अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं, छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं कि कुछ ग्रुप बना के कुछ लोग शराब का सेवन करते हैं या कुछ ऐसा इस टाइप की अप्रिय घटना घटते रहते हैं, तो उसको हटाना और जनमानस को राहत पहुंचाना ही भारतीय जनता पार्टी का मेन उद्देश्य है। और अंत्योदय तक, आखिरी व्यक्ति तक एक जो अप्रोचमेंट नहीं लगा सकता है सरकार के पास जाके या किसी अधिकारी के पास जाके, उसकी भी आवश्यकताओं को पूर्ति करना जो सरकार कर सकती है, वो ही मुद्दे होंगे भारतीय जनता पार्टी के। इसीलिए क्या होता है कि सैंपल सर्वे करवाया जाता है। सैंपल सर्वे करवाया जाता है, सैंपल सर्वे के बाद हमारे पास मुद्दे आते हैं। उन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाती है और रणनीति बना के एक अच्छा और सफल चुनाव लड़ने का प्रयास करती है और उसमें सफल भी होती है। तो ये सब सैंपल सर्वे करवाने के बाद अलग अलग मुद्दे हमें पता चलते हैं। सर, कोविड के कारण वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया था, तो उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब राज्यों को ये व्यवस्था दे दी गई तो उसके बाद जब व्यवस्था देखी गई कि वैक्सीनेशन में डिले हो रहा है, अव्यवस्थाएं फैल रही हैं और सही समय पे वैक्सीनेशन लग नहीं रही है, जबकि तीसरी लहर की तलवार हमारे ऊपर लटक रही है, तो हमारे केंद्र सरकार ने फिर से अपने हाथ में लेने का इसे निर्णय लिया और पहले ही दिन 80 लाख को वैक्सीनेशन करवा दिया। 80 लाख मतलब इजराइल की जो पूरी जो जनसंख्या है वो 80 लाख है। एक दिन में मतलब इजराइल पूरे देश को हमने वैक्सीन लगा दिया। ऐसी व्यवस्था कराई और 80 लाख हमने करवाया और निरंतर उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा तेज़ गति आई है। आप भी देख रहे होंगे कि तेज़ गति है। और इसमें 14 लाख तो पहले ही दिन मध्य प्रदेश में कर दिया गया, जबकि हमारा छत्तीसगढ़ थोड़ा सा पीछे है, उसमें लगभग 1 ही लाख किया गया है। और ये तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने ऐसी फिर से व्यवस्था लाके और तेज़ी से ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चालू कर दिया और इसी से आगे की जो संक्रमण है उसकी रोकथाम की जा सकती है। सर, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक का आपातकाल लगाने का क्या कारण था? क्या आपातकाल लगाना उनके लिए सही था? देखिए, ये जो लड़ाई थी वो विधायिका और न्यायपालिका की थी। सरकार ये चाहती थी कि कोर्ट हमारे हिसाब से चले और जो भी सरकार के गलत निर्णय रहते थे वो सुप्रीम कोर्ट गलत कर देती, उसको खारिज कर देती थी। और इंदिरा गांधी जी ये चाहती थी कि हमारे हिसाब से कोर्ट चले, या इंदिरा गांधी जी मैं नहीं बोलता, मैं संजय गांधी जी बोलता हूँ, क्योंकि इन नाजायज़ या जायज़ जो भी बातें रहती थी संजय गांधी की, वो इंदिरा गांधी जी मजबूर होती थी उनको मानने के लिए। ऐसा पता नहीं क्या था। दूसरी बात कि एक अनुभवहीन व्यक्ति
जब राष्ट्र चलाता है तो वो लोकतंत्र की हत्या कर देता है, और लोकतंत्र के हिसाब से नहीं चलता, वो अपनी महत्वाकांक्षा के हिसाब से चलता है। और वही महत्वाकांक्षा का एक जीता जागता उदाहरण था ये हमारा काला दिवस, जिसमें आपातकाल लगा दिया गया था। लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। लोकतंत्र की हत्या ऐसे कर दी गई कि तो अनुच्छेद 19 और 21 हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसमें हमारे को बोलने की आज़ादी, हम जो भी करते हैं वो 19 और 21 के अनुच्छेद के हिसाब से करते हैं, वो भंग कर दिया गया। अगर आप मान लीजिए कि पुलिस अगर उस समय किसी को गोली भी मार देती है तो वो वैध करार दे दिया जाता है। ऐसे करके लोकतंत्र की पूरी हत्या कर दी गई, सिर्फ इसलिए कि वो रायबरेली का जो चुनाव था, इंदिरा गांधी जी ने सरकारी तंत्रों का उपयोग किया था। इस वजह से इलाहाबाद कोर्ट ने उसे अवैध घोषित करते हुए 6 साल के लिए कोई भी चुनाव लड़ने के लिए इंदिरा गांधी पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। और वो सिर्फ उस चीज को बचाने के लिए उन्होंने आपातकाल घोषित कर दिया, सिर्फ इसलिए। आखिर आप राष्ट्र के हैं, राष्ट्र आपका नहीं है, राष्ट्र आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपको राष्ट्र के हिसाब से चलना पड़ेगा। और संविधान को बदलने का उनका बहुत ज़्यादा मंशा थी, संविधान को बदलना चाहते थे, वो संविधान में बहुत मूलभूत चेंजेस लाना चाहते थे, जो कि वो संभव नहीं था। और इमरजेंसी में संविधान आप कर सकते हैं, आप बदल सकते हैं। इसीलिए 24वां संविधान, वो 24वां संशोधन करने वाले थे संविधान का, जो कि कोर्ट ने उसे भंग कर दिया, उसको मान्यता नहीं दी। और पहली बार ऐसा हुआ कि कोई निर्णय लेने के बाद, जैसे इमरजेंसी लगाने के बाद कैबिनेट की मीटिंग उसके बाद बुलाई गई और वो 15 मिनट में उसे पारित करवाया गया। एक डिसीजन लेने के बाद कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई। ये लोकतंत्र की हत्या हुई। ऐसा काला दिवस हमारे स्वाधीन भारत में कभी नहीं आया, और इसका जीता जागता उदाहरण ये काला दिवस है। तो इस पे ही हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो संजय गांधी का जायज़ नाजायज़ जो भी चीज़ें थी वो इंदिरा गांधी मानती थी, और लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। आज जो हमारा देश दिखता है वो कहीं ना कहीं उस काले दिवस, उस 21 महीने के छाप भी आज भी दिखती है, और उसी के तहत भी थोड़े से आज बदला हुआ है हमारा देश। और पूर्णतः ये डिसीजन गलत था। आप किसी भी एक व्यक्ति या एक परिवार या एक पार्टी के लिए आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। सर, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बारिश का मौसम आ गया और किसान भी काफ़ी परेशान है धान को लेकर, तो फिर धान केंद्रों में धान पानी में भीग रहे हैं, तो लेकिन राज्य सरकार धान को लेकर गंभीर नज़र नहीं आ रही है। तो इस गंभीर मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक जीता जागता उदाहरण है भूपेश सरकार की लचर व्यवस्था का। ये दर्शाता है कि सरकार का कोई सिस्टम नहीं है, सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है, कोई सिस्टम नहीं बनाया है सरकार ने, अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं। इसके कारण हमारा जो धान जो लिया गया था वो खराब हो रहा है, उसमें कस्टम मिलिंग नहीं करवाई जा रही है। कस्टम मिलिंग अगर आप 3 महीने में नहीं करवा सकते हैं, और उसके बाद भी आपको और 1-1.5 महीना मिला था, लॉकडाउन में भी कस्टम मिलिंग करवाई जा सकती है, कस्टम मिलिंग करवाई जा रही है, क्योंकि ये इमरजेंसी चीज़ों में आती है, तो उसमें आपने करवाई नहीं कस्टम मिलिंग। इसके कारण आज दुर्ग में भी, दुर्ग ज़िले में 90 केंद्र हैं, उसमें से 86 केंद्रों का धान खराब हुआ, गीला पड़ा, उसमें जरी और सूली आ गई। आज लगभग हमारे पूरे प्रदेश में 40 लाख टन माल धान गीला हुआ, जिसमें 2.5 लाख टन तो पिछले साल का है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है, खराब तब भी होता था, मतलब भूपेश सरकार के पहले भी हमारा धान खराब होता था, लेकिन जो नीचे नीचे रह जाता था वो होता था, थोड़ा बहुत होता था। लेकिन आज की डेट में जो
गीले में अव्यवस्था थी, उसमें जो धान खराब हुआ, ये अपने आप में हमारे प्रदेश को बहुत ज़्यादा गर्त में डुबो दिया है। हमारे प्रदेश के ऊपर एक्स्ट्रा भार आ गया है। हमारे प्रदेश को और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, अपना ऋण लेना पड़ेगा, क्योंकि अगले वर्ष फिर से किसान का धान खरीदना है, आपको चावल देना है। हम चावल दे के, होता क्या है कि हम चावल देते हैं केंद्र को और अपना कर्जा चुकाते हैं। अभी आपका धान अगर सड़ रहा है, कस्टम मिलिंग नहीं हो पा रही है, समय पे अगर आप चावल नहीं दे पा रहे हैं, तो आप अपना ऋण कैसे चुकाएंगे? ऋण चुका ही नहीं सकते। तो इस वजह से एक्स्ट्रा ऋण पड़ेगा। उसका भार हमारे छत्तीसगढ़ की जनता पे पड़ेगा, एक्साइज ड्यूटी लगा के और अलग टाइप के टैक्सेस लगा के, दूसरी चीज़ों में और वृद्धि करके, इस टाइप की चीज़ों में वृद्धि करके हमारे जनता पे ऊपर ये भार आएगा, जो अभी धान सड़ रहा है। सर, आप शराबबंदी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जैसे राज्य सरकार के नेताओं के द्वारा शराबबंदी पर हमेशा गोलमोल जवाब दिए जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गोलमोल जवाब तो हर मुद्दे पे बोले जा रहे हैं, कोई स्पष्ट नीति है ही नहीं। सिर्फ शराबबंदी ही नहीं, बाकी सब चीज़ों में भी गोलमोल ही जवाब दिए जा रहे हैं। लेकिन शराब का मुद्दा एक ऐसा है जो लगभग 40 से 50 लाख लोग हमारे छत्तीसगढ़ में सेवन करते हैं, और सिर्फ 40 से 50 लाख लोगों की बात नहीं है, 40 से 50 लाख परिवारों की बात है। और हमारे यहाँ रेवेन्यू जनरेट होता है 6,721 करोड़ रुपए पिछले साल का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और इसमें ये जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उससे आप बोलते हैं कि हम प्रदेश चलाने वाले हैं। क्या ये 40 से 50 लाख परिवारों से ज़्यादा मूल्यवान है 6,721 करोड़ रुपए? और ये जो आपने लिया है वो भी इन्हीं परिवारों से लिया है, जिसमें से 90% परिवार हैंड टू माउथ वाली स्थिति में है, रोज कमाने खाने वाले हैं। उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और किसी भी प्रदेश की समृद्धि, किसी भी देश की समृद्धि का राज उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, ना कि उसकी शराब की व्यवस्था। शराब की व्यवस्था में आप बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं, और शराब आपकी बेचना मजबूरी है, और उसके बाद आप एक रणनीति बना के चलते हैं कि हम शराब बंदी करेंगे। बहुत अच्छी बात है, और इसमें बंदी करनी भी चाहिए थी। आज हम गुजरात का उदाहरण लेते हैं कि वहाँ पर शराब बंदी है, लेकिन क्या गुजरात कहीं किसी राज्य से बेहतर नहीं है? हमारे राज्य से बहुत ज़्यादा बेहतर है। बहुत ज़्यादा रोजगार है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा सिविलाइजेशन है। क्या सिर्फ आप जीएसटी जब लें, जीएसटी आपको नहीं लगता है शराब में, और लेकिन क्या आप शराब की जब इनकम आएगी, रेवेन्यू आएगा, तभी आप भला कर सकते हैं? और इसमें आपके मंत्री बोलते हैं कि हमारे को सुनाई नहीं दे रहा है। जब ऐसे मंत्रिमंडल में जिन्हें कान से सुनाई नहीं देता है, जिन्हें आंख से दिखाई नहीं देता है, तो हस्तिनापुर वाला हिसाब किताब हो जाता है। जब अंधा राजा वहाँ पर बैठा था और उसने अपने राज्य के साथ अपने पूरे कुल का नाश कर दिया था, तो ऐसे ही होता है। तो अभी भी वक्त है, आप इस शराबबंदी का निर्णय लें और उसे पूर्ण रूप से बंद करें, और 40 से 50 लाख परिवारों को राहत की सांस पहुंचाएं। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को आपने नगर निगम चुनाव की रणनीति के बारे में, फ्री वैक्सीनेशन के महाअभियान के बारे में और शराबबंदियों के कार्यविधि को लेकर भी आपने कई सारी बातें हमारे दर्शकों को अवगत कराया। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी KS चौहान जी, जो हमारे साथ निगम चुनाव के रणनीति और राज्य सरकार के 2.5 साल के कार्य के संबंध पर ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम रूबरू पर अपने विचारों को साझा किए। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।